चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान इतिहास के विषय में। मेरे प्यारे साथियों, हम राजस्थान इतिहास विषय में बात कर रहे थे मुगल राजपूत प्रतिशोध की। यानी कि वह राजस्थान के वीर राजपूत राजा जिन्होंने मुगलों का प्रतिशोध किया, प्रतिरोध किया, वह कौन कौन थे और उसके संदर्भ में बात कर रहे थे। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। और प्रश्न वो हैं जो आपकी परीक्षा में आए। चलिए, पहला प्रश्न, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी, अकबर प्रताप के मध्य। अकबर उदय सिंह, जहांगीर अमर सिंह, औरंगजेब अजीज सिंह और अनुत्तरित प्रश्न है। मुगल मेवाड़ जो संधि है जो 1615 में देखने को मिलती है, यह किस किस के बीच हुई थी? जवाब दें। देखिए साहब, मुगल मेवाड़ संधि जो है यह मूल रूप से हम बात करते हैं तो 5 फरवरी सन 1615 को हुई थी। और यह एक तरफ मेवाड़ थे, मेवाड़ के राजा थे, तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह था। मेवाड़ में जो था उसका उनका नाम आता है हमारे अमर सिंह पस्ट, जो महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे, और मुगलों की तरफ से आया था जहांगीर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य में आपके कहीं ना कहीं हमारी यह ऐतिहासिक संधि संपन्न होती है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर दो बात आप लोगों को जो जाननी चाहिए, जो समझनी चाहिए कि साहब ये मुगल मेवाड़ जो संधि हुई ना, इस संधि की शर्तें क्या क्या थी। सबसे पहली शर्त तो यह थी कि मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यहाँ पर यह रखी गई थी कि जो मेवाड़ के राणा है यह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन राजकुमार उपस्थित होंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि अमर सिंह के पुत्र थे कर्ण सिंह, वो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के पहले राजा बने थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ जो है वह 1000 घुड़सवार मुगलों की सेना में दे गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और बात की, तो हम एक बात देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा को वैवाहिक संबंध बनाने की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं रखी गई थी। इसके अलावा अंतिम बात रखें तो मेवाड़ को चित्तौड़ का दुर्ग वापस दे दिया गया था, लेकिन बशर्ते यह थी कि कहीं ना कहीं, याद रखिएगा, चित्तौड़ के किले में नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये सारी शर्तें इसमें थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मेवाड़ और मारवाड़ जो है इनकी संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? पानीपत 1556, तराइन 1192, देभारी 1680, सुमेल 1544। अनुत्तरित प्रश्न है। मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेनाएं हैं मेरे प्यारे साथियों, ये कहां पर पराजित की गई थी? बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। यह प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? मूल रूप से मेवाड़ और मारवाड़ की यह सेनाएं हमारे देबारी में 1680 ईस्वी में है, जो मुगलों के द्वारा पराजित की गई थी। मामला क्या था, थोड़ा सा समझिए। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो यह निसंतान थे परिणाम स्वरूप, लेकिन इनकी दो रानियां जो थी वह गर्भवती थी, जादम और नरू की। इन्होंने 1679 में लाहौर में दो बेटों को जन्म दिया, अजीत सिंह और दलथमन। अजीत सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं मेवा मारवाड़ के वीर सेनापति दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो हैं वह अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए आ जाते हैं मेवाड़ के राज सिंह के पास। दोनों गठबंधन बनाते हैं और इन दोनों की सेनाएं मुगलों के द्वारा देवारी में 1680 में जो है वह क्या की गई थी? याद रखिएगा, पराजित की गई थी। क्लियर हो गई? तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह, शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा दारा, शहजादा अकबर और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। हिंदुस्तान का बादशाह, यह बादशाह जिसने घोषित किया था, इसमें सहयोगी कौन था? तो याद रखिएगा जी, सहयोगी थे हमारे वीर दुर्गादास जी राठौड़। कौन थे सहयोगी? तो भैया दुर्गादास राठौड़। ठीक है। और यह औरंगजेब का पुत्र था। यह कौन था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब का पुत्र था और यह शहजादा अकबर था।
अकबर ने दुर्गादास राठौड़ के कहने पर 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? और विद्रोह करके अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दुर्गादास राठौड़ ने भी औरंगजेब के बेटे शहजादा अकबर की पूरी मदद की थी। अकबर का एक बेटा था, नाम था बुलंद अख्तर, क्लियर, और एक पुत्री थी, नाम था शफियतु नीसा। इनकी बहुत बढ़िया और शानदार मुस्लिम धर्म के अनुसार शिक्षा व्यवस्था इस दुर्गादास राठौड़ के द्वारा ही की गई थी। बाद में जब औरंगजेब इस अकबर के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करता है तो याद रखिएगा दुर्गादास इसे लेकर दक्षिणी भारत चला जाता है। समझ में आ गई रे बात? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण बात ये रही, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराव अनिरुद्ध सिंह और अनिरुद्ध प्रश्न। एक ऐसा राजपूत शासक जिसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा विद्रोह किया गया था, कौन है? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना? और थोड़ा सा इस सवाल का जवाब आप लोगों से मैं मांग रहा हूं, कृपया जवाब दीजिए। देखो मामला क्या है, यह विरोध मूल रूप से राणा जय राज सिंह जी ने किया था। यह मेवाड़ के थे। मामला यह था कि औरंगजेब जो है यह 1679 में लगा देता है जजिया कर। कौन सा कर लगा देता है जी? जजिया टैक्स यह लगा देता है। और जजिया कर क्या होता है? मूल रूप से हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था। जैसे ही औरंगजेब इंप्लीमेंट करता है जजिया कर, वैसे ही औरंगजेब और राज सिंह जी के संबंध जो है इनमें तनाव आ जाता है, यानी कि बिगड़ जाते हैं। तत्पश्चात राज सिंह जी ने मेवाड़ के नवजात शासक अजीत सिंह को संरक्षण दिया, तो औरंगजेब ने इसे विद्रोह के रूप में लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने का विरोध करने के कारण महाराजा राज सिंह जो है इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? 1681, 1679, 1684, 1689? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। एक बहुत जबरदस्त प्रश्न कि औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष जो है वह विद्रोह प्रारंभ किया गया था? ठीक है, थोड़ा सा इस प्रश्न की जवाब दीजिए। देखो मूल रूप से यह विद्रोह की घोषणा जो है ना, यह 1679 में जैसे ही औरंगजेब ने जजिया को री इम्प्लीमेंट किया था, फिर से लगाया था, तभी कर दिया था। औरंगजेब जजिया कब लगाता है? तो याद रखिएगा औरंगजेब जो है यह आपके जजिया कर लगाया। अब बड़ा प्रश्न यह है कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो यह जजिया कर लगाया गया था 2 अप्रैल 1679 को। क्लियर हो गई ना बात? तो भैया यह विद्रोह भी 2 अप्रैल 1679 को ही राज सिंह के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई क्या बात? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? कर्ण सिंह, राज सिंह, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय? अनुत्तरित प्रश्न है। जगत सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठे थे, बताओ। यहां पर इस बात को समझिए, जगत सिंह के बाद में गद्दी पर बैठे थे मूल रूप से मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। ठीक है, यह घटना लगभग लगभग 1652 के आसपास की है। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के बाद कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह, जगत सिंह के बाद राज सिंह। क्लियर? तो राज सिंह जो है यह 1652 में गद्दी पर बैठ गए थे, और इन्हीं राज सिंह जी के द्वारा औरंगजेब का विरोध किया गया। राज सिंह जी के समय ही जो है वह जजिया कर लगाया गया था। राज सिंह जी के द्वारा ही सिहाड़ नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा राज सिंह जी को शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया था। कितना मनसब दिया था राज सिंह जी को? तो ये बात याद रखिएगा, शाहजहां ने इन्हें 5000 का मनसब दिया। क्लियर हो गई? 5000 का मनसब देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि को धारण किया? सांगा, राज सिंह, कुंभा, जसवंत सिंह? अनुत्तरित प्रश्न। विजय कटकाटू का मतलब होता है जी सैनिक जीवन यापन करना। सैनिक जीवन
यापन करना। एक तरह से देखो, विजय सिंह कटकाटू महत्वपूर्ण है। मूल रूप से जब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह की घोषणा हुई तो राज सिंह जी ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद एक सैनिक हूँ, सैनिक के वेश में ही रहूंगा, सैनिक के रूप में ही जीवन यापन करूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त, इसी बात से प्रफुल्लित होकर के हमारे मेवाड़ महाराणा राजा राज सिंह जी ने, राणा राज सिंह जी ने जो है वह विजय कटकाटू की उपाधि को धारण किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह यह वही व्यक्ति है जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी, राजसमंद झील बनाया, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो राज सिंह जी के बारे में एक लाइन और याद रखना, दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी थी। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर के चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल, जगत सिंह, बताओ। 1564 की बात है, 1570 की नहीं है। ठीक है, और ये सहायता चंद्रसेन के विरुद्ध मांगी गई थी। बहुत बढ़िया जवाब है, समझिएगा। देखिए मामला क्या है, आपको इस तरह से एक बार खाली स्लाइड पे समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं मारवाड़ की। मारवाड़ में एक शासक हुए जिन्हें हम राव मालदेव कहते हैं। मालदेव जो है यह मूल रूप से 1531 में राजा बने थे और 1562 तक रहे। मालदेव के दो रानियां थी। पहली रानी का नाम था लाछल दे, और लाछल दे से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था राम सिंह। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद एक पत्नी हुई जिसका नाम था स्वरूप दे। ठीक है, स्वरूप दे से उत्पन्न हुए चंद्रसेन जी। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब मालदेव जो है ना, एक इनकी पत्नी थी उमा दे, वो भी लिख लो यहीं पर। क्या नाम था? उमा दे। उमा दे वही है जिन्हें हम इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। उमा दे को हम इतिहास में क्या कहते हैं? रूठी रानी कहते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राव मालदेव जो है यह सबसे ज्यादा प्रेम करते थे किसे? स्वरूप दे को। किसको प्रेम करते थे भाई साहब? याद रखना जी, स्वरूप दे को प्रेम करते थे। कोई समस्या? स्वरूप दे को प्रेम करने के कारण राव मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कहला दिया पूरे मारवाड़ राज्य में कि भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? चंद्रसेन होगा। अब चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करने से राम सिंह हो गया नाराज। अब राम सिंह जब नाराज हो गया तो यह चला गया अकबर के दरबार में। ठीक है, और अकबर के दरबार में जाकर के कहते हैं कि साहब आप मेरी मदद करो। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे भाई चंद्रसेन के विरुद्ध, क्योंकि बड़ा बेटा मैं हूं, मुझे राजा बनना चाहिए था, पर मेरे पिता ने मेरी सौतेली मां स्वरूप दे के प्रभाव में उनके पुत्र चंद्रसेन को राजा बना दिया और मेरी मां को बंदी बना लिया और मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया। मेरे दोस्त, अकबर ने इस व्यक्ति राम सिंह की बातों से मोटिवेट होकर के, याद रखना एक व्यक्ति का नाम आता है जिसके हम कहते हैं हुसैन कुली खान। इस हुसैन कुली खान को जोधपुर भेजता है कि भैया तुम जाओ और जोधपुर में जाकर के जो है वह चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान करो। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान करता है, लेकिन हुसैन कुली खान जो है यह चंद्रसेन को बंदी बना पाने में असफल होता है। ठीक है, और चंद्रसेन जी जो है वह मारवाड़ छोड़ करके, जोधपुर छोड़ करके पहाड़ियों में चले जाते हैं, गुंदोज की पहाड़ियाँ, ठीक है, भादरा जून की पहाड़ियाँ, सिवाना की पहाड़ियों में चले जाते हैं। क्लियर हो गई? अब चूंकि कहा जाता है कि चंद्रसेन जी ने अपने जीवन पर्यंत मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए चंद्रसेन को हम मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। इसके अलावा अब एक बड़ा बड़ा प्रश्न आता है कि साहब भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? फॉरगॉटन हीरो क्यों कहा जाता है इन्हें? इन्हें इसलिए भूला बिसरा राजा कहा जाता है क्योंकि इन्हें इतिहासकारों के द्वारा इतना मान सम्मान नहीं दिया गया जिसके यह वास्तविकता में हकदार थे।
क्या ये बात समझ में आ गई? इसलिए इन्हें कहा जाता है। इसलिए हमारे जो प्रश्न है कि साहब 1564 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन से सहायता मांगी थी? यह राम सिंह था। ये जो उदय सिंह है यह मोटा राजा उदय सिंह है। ये कौन है? यह मोटा राजा उदय सिंह है। अब मोटा राजा उदय सिंह जो है ना, इसके बारे में याद रखना कि यह 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है 1570 के नागौर दरबार में। समझ में आ गई? और जगमाल जो है राणा प्रताप के सौतेले भाई थे। उदय सिंह की भटियानी रानी थी धीर भाई, उसका बेटा था और इसको उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन जब ये अंतिम समय में उपस्थित नहीं हुआ तो ग्वालियर के राम सिंह और जालोर के खिराज ने जो है वह जगमाल के स्थान पर प्रताप को राजा बनाया था। जगमाल अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने इसे जो है आपको पता होगा जहाजपुर की जागीर दी थी और आधा सिरोही का राज्य दिया था। बाद में संघर्ष होता है, सुल्तान देवड़ा जो सिरोही का राजा था और जगमाल में दत्तानी का युद्ध हुआ। जगमाल पराजित हुआ, सुल्तान देवड़ा जीता और इसके साथ जगमाल का अंत हुआ था। क्लियर हो गई? ये प्रश्न देखो, प्रश्न तो सब व्यक्ति करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन प्रश्न की व्याख्या करना और प्रश्न अगर आपके दिमाग में सेट हो रहा है ना तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। यह क्लास कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट जो है ना वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और मेहनत करें, हम और प्रयास करें। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िया करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है। अगला प्रश्न ये रहा, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह और अनुत्तरित प्रश्न है। ऐसा कौन है जिसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, कौन है यह? देखो, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक हम चंद्रसेन जी को कहते हैं। चंद्रसेन जी को क्या कहते हैं तो समझिएगा, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी। इन्हें कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी। इन्हें कहा जाता है प्रताप का पथ प्रदर्शक। अगली बात, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है राजस्थान का दूसरा प्रताप। और क्या कहते हैं साहब? तो याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं भूला बिसरा राजा, फॉरगॉटन हीरो। भूला बिसरा राजा। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का राजस्थान का दूसरा प्रताप और भूला बिसरा राजा। क्लियर? चलो, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? चंद्रसेन ने, उदय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनुत्तरित प्रश्न। बहुत गजब का प्रश्न है। प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। सर याद रखना, चंद्रसेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चंद्रसेन जो हैं वह हमारे एक ऐसे राजा थे मारवाड़ के जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, है ना। छापामार युद्ध पद्धति में बड़े प्रवीण थे, निपुण थे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलो जी, अगला प्रश्न। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गए, क्यों? जनता पर कर लगाए, महाजन वर्ग से धन लूटा, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किया, स्वयं की विलासिता पर खर्च किया और अनुत्तरित प्रश्न है। चंद्रसेन जो है वह अपने राज्य की जनता में अलोकप्रिय हो गए, क्यों? यह बहुत गजब का प्रश्न है। यह वरिष्ठ अध्यापक विशेष जो एजुकेशन होती है, विशेष शिक्षा, उस भर्ती परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। ठीक है,
सर उन्होंने महाजन वर्ग से धन की लूट की थी। बेसिकली जब 1565 में हुसैन कुली खान को अकबर के द्वारा भेजा गया तो हुसैन कुली खान जोधपुर पर अधिकार कर लेता और जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाने के कारण चंद्रसेन जी के पास धन की कमी हो गई थी। धन की कमी होने के बाद चंद्रसेन जी ने पीपलोद, काणोधा, आसलाई, जोधपुर के महाजन वर्ग जो थे उनकी से धन लूटना शुरू कर दिया था। इससे लोग जो है वह अप्रसन्न हो गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी अगला प्रश्न। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? अबुल फजल, मानसिंह, हुसैन कुली खान, बदायूनी? अनुत्तरित प्रश्न है। एक बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार किया था? बताओ। अकबर की शाही सेना ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार किया था। घटना 1565 के आसपास की है। अगला प्रश्न। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? दुर्गादास राठौड़, जेता कूपा, पन्नाधाय, जयमल पत्ता? अनुत्तरित प्रश्न है। एक और शानदार सवाल। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? राजकुमार अजीत सिंह जो है ना यह 19 फरवरी 1679 में लाहौर में पैदा हुए थे। और यह कौन थे? तो सबसे पहले यह बात याद रखिएगा जी, यह जसवंत सिंह वह जादम के पुत्र थे। और इनका जो धाय माँ थी उसका नाम आता है गोराधाय। हमने कल भी चर्चा की थी। ये गोराधाय वही हैं जिनका नाम धूसों में भी हमें मिलता है। और इनके जो संरक्षक थे उनका नाम आता है दुर्गादास राठौड़। संरक्षक दुर्गादास राठौड़। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह, इंद्र सिंह, अभय सिंह, दुर्गादास? अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई। एक बेहतरीन प्रश्न आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के बीच में कि यह किसके पुत्र थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, जसवंत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर? अनुत्तरित प्रश्न है। क्या आपने कभी राजस्थान के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। 30 वर्षीय युद्ध मूल रूप से मारवाड़ और मुगलों के बीच में हुआ था, जो 1679 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चलता है। मूल रूप से 28 वर्षों तक यह युद्ध चला था। इसमें मारवाड़ की सेना का नेतृत्व वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा किया गया था। वहीं मुगलों की तरफ से लड़ने वाला औरंगजेब और उसका बेटा राजकुमार अकबर था। बाद में राजकुमार अकबर को दुर्गादास राठौड़ अपनी तरफ मिला लेते हैं। मूल रूप से यहीं से मारवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसे ही हम इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई? और यह है मारवाड़ का। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि मुगल, मारवाड़, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 30 वर्षीय युद्ध होता है। क्या होता है? 30 वर्षीय युद्ध। इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? लीडरशिप बाय दुर्गादास। क्लियर? चलो जी। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? जगत सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय? अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। एक प्रश्न है, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ 17वीं शताब्दी में और मुगलों के खिलाफ हुआ था ये। ठीक है, तो इस समय जो है वह मेवाड़ के राजा कौन थे? क्या गजब का प्रश्न है सर। सर याद रखना, इस समय मेवाड़ के राजा राजसिंह प्रथम थे और 1652 में राजा बने थे यह, और 1680 ईस्वी तक यह राजा रहे थे। ठीक है, कौन? राजसिंह। संग्राम सिंह द्वितीय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल रूप से
हुर्डा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करी थी, अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही 1734 में इनका देहांत हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप 17 जुलाई 1734 को जो हुर्डा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का भी निर्माण किया गया था। क्लियर हो गई। चलो जी अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है वह कहाँ गुजारे? उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, उज्जैन। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है वह कहाँ व्यतीत किए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखना यह अंतिम दिन जो है वह उज्जैन में व्यतीत किए थे, और उज्जैन में ही इनकी क्या बनी हुई है? याद रखिएगा जी, छतरी बनी हुई है। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न करें उसके पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चल रहा है उसके बारे में। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, एक बेहतरीन कोर्स की आप तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश यहाँ पर पूरी होती है। आप डाउनलोड कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड पीजीटी इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत जो है वह 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और यह कोर्स केवल और केवल 3,999 रुपए का है। आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का कोर्स आपके समक्ष उपलब्ध है। मेरे प्यारे साथियों, आप आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे से जुड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो जहां पर करें अपने सपने साकार, यहां पर हम आपको बहुत शानदार नोट्स उपलब्ध करवाने के साथ ही लाइव चैट की सुविधा और भी कई सारी गुणवत्ताएं हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर हो गई। चलो जी अगला प्रश्न ये रहा, अगर आपको इस कोर्स लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8802060952। क्लियर। चलो जी अगला प्रश्न ये रहा, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में दुर्गादास की महती भूमिका थी। पन्नाधाई की तरह वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद और सम्मान प्रदान किया। और अनुत्तरित प्रश्न है, दुर्गादास के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। एक कथन है जी, है ना, ऐसे कथन जो होते हैं इनमें बहुत छोटी सी गलती होती है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों देखो, पहला कथन है कि राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बिल्कुल सही है। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में दुर्गादास की महती भूमिका थी, अभी बिल्कुल सही है। पन्नाधाई की तरह ही दुर्गादास राठौड़ जो है इनकी स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। और अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के अंतिम समय पर उच्च पद और सम्मान प्रदान किया, ये गलत है। सर मूल रूप से जब अजीत सिंह जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं, उसके बाद वह पहला काम करते हैं क्या, कि वह अजीत सिंह जी को निर्वासित कर देते हैं। अपने अंतिम समय में अजीत सिंह से मत भिन्नता होने के कारण अपने आत्मसम्मान की रक्षार्थ दुर्गादास जी अपने आप को मारवाड़ छोड़कर जो है वह राज अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए थे। अमर सिंह जिन्होंने रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया, लेकिन फिर उसके बाद वो उज्जैन चले गए, जहां पर 1718 में उनका देहांत हो गया था। क्लियर हो गई, तो ये बात याद रखना। 11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा दरबार में कोकण के साथ ले गए? शिवाजी, साहूजी, संभाजी, पेशवा बाजीराव। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई। एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण लेकर गए थे? याद रखिएगा जी, संभाजी के दरबार में लेकर गए थे। क्लियर हो गई। चलो, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके कालक्रमानुसार इन्हें सजाएं। हल्दी घाटी का, खानवा का, तराइन का दूसरा युद्ध। 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1, 1 3 2। अनुत्तरित प्रश्न,
मेरा कहना मानिएगा, अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे साथियों एक गलती कभी भी मत करिएगा, वो ये है और राजस्थान के युद्धों को नजरअंदाज करने की। बिल्कुल सही सुना। आप लोगों का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी रजिस्टर में राजस्थान में जितने भी युद्ध हुए हैं उनका एक टेबल तैयार कर लें। युद्ध लिख लीजिए, यहाँ पर दिनांक लिख लीजिए, किस किस के मध्य हुआ, परिणाम लिख लीजिए, 4 चीजें यहाँ पर लिखेंगे। युद्ध लिखेंगे, उनका सन लिखेंगे, आ, किस किस के मध्य हुआ ये लिखेंगे, और विजेता लिखेंगे। ठीक है ना, कि इसमें कौन जीता था। ये 4 चीजें यहाँ पर आएगी तो आपके जो है क्वेश्चन आसान होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, यह मूल रूप से अगर मैं बात करता हूं तो 18 जून सन 1576 को हुआ था। एक तरफ राणा प्रताप थे और दूसरी तरफ मानसिंह था। मानसिंह हार गया था, प्रताप जीत गया था। तराइन का दूसरा युद्ध जो है वह 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय था। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, गोरी था। गोरी जीत गया, पृथ्वीराज हार गए थे। खानवा का युद्ध जो है वह 17 मार्च सन 1527 को हुआ। एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ राणा सांगा था। सांगा इस युद्ध में हार गए और बाबर जो है वह इस युद्ध में जीत गए थे। तो बताओ भाई, सबसे पहले 3 नंबर आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 नंबर आएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए, हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे शानदार प्रश्न जो आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। बिना देरी के आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने सपने साकार कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम करेंगे आपके सपनों को साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।